एक सवाल है, क्यों जापान चुपचाप एक के बाद एक इंडियन कंपनीज को खरीदता जा रहा है? हम सब इसे तरक्की का नाम दे रहे हैं, लेकिन क्या ये सच में ग्रोथ है या फिर ये किसी कंट्रोल की शुरुआत है? आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। याद है 2020 जब 300 से ज्यादा चाइनीज ऐप्स पर बैन लगा था? तब लगा कि इंडिया ने चीन की इकोनॉमिक ताकत को एक बड़ा चैलेंज दिया है। लेकिन ठीक उसी समय एक और देश था जो बिना किसी शोर शराबे के चुपचाप इंडिया की कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहा था, और वो देश था जापान। मतलब बैंकिंग हो, आईटी हो, लॉजिस्टिक्स हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग, जापान का पैसा बहुत तेजी से इंडिया के हर जरूरी सेक्टर में आ रहा है। अब देखिए, हम जब स्विगी से खाना मंगाते हैं या मीशो पर शॉपिंग करते हैं तो हमारे दिमाग में यही होता है कि ये तो अपनी इंडियन ऐप्स हैं, लेकिन सच तो ये है कि इसका एक मोटा हिस्सा जापान भी जा रहा है। आज जापान इंडिया का चौथा सबसे बड़ा एफडीआई कंट्रीब्यूटर है, और पिछले कुछ ही सालों में ये हिस्सेदारी पता है कितनी? पूरी 11 गुना बढ़ चुकी है। कुछ फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि ये इंडिया की इकोनॉमिक आज़ादी के लिए एक सीरियस खतरा भी हो सकता है। अच्छा, अब ये खतरा कितना बड़ा है, इसे समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। देखते हैं कि 1990s के आखिर में इंडोनेशिया के साथ क्या हुआ था। हुआ ये कि इंडोनेशिया की सारी ग्रोथ बाहरी कैपिटल और विदेशी कर्जों पर टिकी हुई थी। फिर आया 1997 का एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, और बस इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा खींचना शुरू कर दिया। और यकीन मानिए, कुछ ही महीनों के अंदर देश की इकोनॉमी 13% धड़ाम से नीचे गिर गई, करेंसी 80% तक टूट गई, और महंगाई वो तो 65% के भी पार चली गई। नतीजा, पूरे देश में दंगे भड़क उठे। इंडोनेशिया के इस कोलैप्स ने एक बहुत बड़ा फंडामेंटल रिस्क दुनिया के सामने रख दिया था, और वो था बाहरी पैसे पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता। जैसा कि एक इन्वेस्टर ने उस वक्त कहा भी था कि मैं यहाँ पैसा बनाने आया हूँ, मेरे काम से समाज पर क्या असर पड़ता है मैं ये नहीं देख सकता। तो इसी पैटर्न को देखकर एक बड़ा ही असहज सा सवाल मन में आता है, क्या जापान से आने वाला ये पैसा सच में सिर्फ ग्रोथ ला रहा है, या फिर धीरे धीरे इंडिया के अंदर एक ऐसी कमजोरी पैदा कर रहा है जो अभी दिखाई नहीं दे रही? जापान ऐसा कर क्यों रहा है? इस एक्शन को समझने के लिए पहले हमें उसकी अपनी अजीब और कह सकते हैं ठहरी हुई अर्थव्यवस्था को समझना होगा। देखिए, जहां पूरी दुनिया बढ़ती कीमतों यानी इन्फ्लेशन से परेशान है, वहीं जापान में इसका ठीक उल्टा हो रहा है। वहां चीजें लगातार सस्ती हो रही हैं। इसे कहते हैं डिफ्लेशन। अब होता क्या है कि जब लोगों को लगता है कि कल चीजें और सस्ती होंगी तो वो आज पैसा खर्च ही नहीं करते। इससे डिमांड गिर जाती है और इकोनॉमी एक अंतहीन लूप में फंस जाती है। अब जापान के स्टॉक मार्केट की हालत से ही अंदाजा लगा लीजिए। अगर किसी ने 1989 में वहां 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो उसे अपना पैसा वापस पाने में ही पूरे 30 साल लग जाते। इन लॉस्ट डेकेड्स ने वहां के घरेलू इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। पर जापान की असली प्रॉब्लम कुछ और है, वो है उसकी डेमोग्राफी। आज जापान की लगभग 30% आबादी 65 साल से ज्यादा उम्र की है। अब सोचिए, जब किसी देश की आबादी बूढ़ी हो रही हो और घट रही हो तो इकोनॉमिक ग्रोथ को ड्राइव करने के लिए घरेलू डिमांड ही कहाँ से आएगी? मजे की बात यह है कि इन सब प्रॉब्लम्स के बावजूद जापान का सेविंग्स रेट दुनिया में सबसे ज्यादा है, करीब 25 से 30%। लेकिन देश के अंदर पैसा लगाने और उससे मुनाफा कमाने के मौके ही नहीं है। तो इतना सारा पैसा जिसका कोई इस्तेमाल नहीं हो पा रहा, वो क्या करेगा? जाहिर है, वो देश के बाहर ग्रोथ के मौके तलाशेगा। तो अब समझते हैं कि जापान के इस एक्स्ट्रा पैसे के लिए इंडिया एक परफेक्ट डेस्टिनेशन क्यों बन गया है। ये कोई अचानक बनी जोड़ी नहीं है, बल्कि ये एक तरह से होना ही था। एक तरफ है जापान, जो एक अमीर बूढ़े व्यापारी की तरह है, जिसके पास पैसा तो बहुत है पर ग्रोथ नहीं। और दूसरी तरफ है इंडिया, एक यंग एंटरप्रेन्योर की तरह, जिसके पास एनर्जी है, पोटेंशियल है, लेकिन उसे कैपिटल की सख्त जरूरत है। इंडिया की 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है। ये जो युवा आबादी है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और लगातार बढ़ता हुआ कंजम्पशन मार्केट है, और ये ठीक वही चीज़ है जिसकी जापान की अपनी इकोनॉमी में भारी कमी है। तो इंडोनेशिया की उस कहानी को ध्यान में रखते हुए अब सवाल ये उठता है कि इंडिया के लिए जापान से असल में खतरा है कितना?
लेकिन अगर हम गौर से देखें तो पता चलता है कि इंडिया की सिचुएशन इंडोनेशिया से बहुत अलग है। देखिए, इंडोनेशिया का सबसे बड़ा ट्रैप था डॉलर में लिया गया कर्ज, जबकि इंडिया को जो जापानीज लोन मिले हैं वो येन में हैं। अब इसका फायदा क्या है? जब येन कमजोर होता है तो इंडिया को वो लोन चुकाने के लिए कम रुपए देने पड़ते हैं, यानी रिस्क अपने आप कम हो गया। और दूसरा बड़ा फर्क ये है कि जापानीज इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म मुनाफे वाली फैक्ट्रियों में नहीं, बल्कि लंबे समय तक चलने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर में हो रहा है, जैसे कि मेट्रो, बड़े बड़े ब्रिजेस। और बात सिर्फ पैसे की नहीं है। जापानी कैपिटल जब भी आया है अपने साथ टेक्नोलॉजी भी लेकर आया है। सुजुकी ने ऑटो मैन्युफैक्चरिंग में क्रांति ला दी, जाइका ने हमें मेट्रो और बुलेट ट्रेन टेक्नोलॉजी दी। तो जापान का रोल सिर्फ एक इन्वेस्टर का नहीं, बल्कि एक टेक्नोलॉजी एक्सेलरेटर का भी रहा है। सारे सबूत इसी तरफ इशारा करते हैं कि इंडिया की ग्रोथ के लिए असली खतरा बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से ही है। इंडिया की असली प्रॉब्लम पोटेंशियल या पैसों की कमी नहीं, बल्कि वो अंदरूनी रुकावटें हैं जो हर चीज को धीमा कर देती हैं, जैसे कि स्लो अप्रूवल्स और उलझे हुए नियम, जमीन और कानूनी मामलों में देरी, स्किल्ड लोगों की कमी और पॉलिसी का बार बार बदलना। तो आखिरी सवाल ये नहीं है कि क्या विदेशी पैसा भारत को बनाएगा। असली सवाल ये है कि क्या भारत उस पैसे के लिए एक मजबूत नींव बना सकता है, क्योंकि इस इन्वेस्टमेंट की पूरी ताकत का इस्तेमाल करना पूरी तरह से इंडिया की अपनी आंतरिक चुनौतियों को सुलझाने की क्षमता पर ही निर्भर करता है।